नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आज महत्वपूर्ण एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो कुछ खबरें आई हैं उनको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वुमेन्स के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से संबंधित। जिस प्रकार से गांव देहात में हम देखते हैं अनस्किल्ड लेबर के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल उनके पास में नहीं है, ऐसे लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा स्कीम चालू करी गई थी। शुरू में इसको नरेगा कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा किया गया था। ठीक इसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम क्या हम शहर में महिलाओं के लिए चला सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। कौन कौन सा काम हमें उन्हें देना चाहिए, कौन कौन से स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या क्या प्रयास किए जाना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, संविधान भी बोलता है और एथिक्स भी बोलता है कि हमें महिलाओं के लिए कुछ करना है, महिलाओं के साथ में हमारा विकास होना चाहिए। हमारे पास में ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि यदि आप इंक्रीज करते हैं वुमेन के एम्प्लॉयमेंट रेट को, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक इंजन की तरह काम करेगा। मतलब हम ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लिए एक इंजन हमें बनाना है, और वो इंजन क्या है? वो महिलाएं हैं। महिलाएं इंजन की तरह काम कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी से तो पुरुषों की भूमिका हम देख रहे हैं, इकोनॉमी में है ही, वर्कफोर्स में भूमिका है पुरुषों की। लेकिन यदि हम महिलाओं को यदि पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ेगी। शुरुआत करी जाती है कि कहाँ कहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता। हम जेंडर गैप को रिड्यूस करना चाहते हैं। महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष उनसे आगे निकल गए हैं। महिलाओं को कम वेतन मिल रहा है, पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिल रहा है। घर की जिम्मेदारी पूरी महिलाओं के ऊपर रहती है। ठीक है, पुरुषों का काम बाहर का काम करना है, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। महिलाएं मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, महिलाएं पायलट नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से जो जेंडर गैप है इसको हमें कम करना है, साथ ही साथ वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना है। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आते हैं। एंड ये जाहिर सी बात है कि संविधान भी बोलता है महिलाओं को, बच्चों को हमें ऊपर उठाना है, गरीब लोगों को ऊपर उठाना है। और साथ ही साथ में यदि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो महिलाओं को आगे लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं विलेज में मनरेगा स्कीम चलती है और शहर में कौन सी स्कीम चल रही है, या फिर महिलाओं की क्या स्थिति है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये महिलाओं को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं के पास में दो पैसे आ जाते हैं तो वो अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हैं, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए मनरेगा में हाफ से भी ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वुमेन ही है, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाएं मनरेगा में काम करने के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर की तरफ में जाते हैं तो जो असली तस्वीर है वो बदल जाती है। चाहे वो सामाजिक नॉर्म्स हो, सामाजिक लेवल हो, लैक ऑफ सेफ्टी को फील करती हैं। साथ ही साथ में इनको जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, आवागमन का साधन है ना, ये भी उतना अच्छी नहीं रहता है। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जो कि महिलाओं को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। अब महिलाओं को यदि अपने घर से, अपने रूम से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में काम मिल रहा है ना, तो वो जाने के लिए सोचेगी 10 बार। उसको टाइम में आना है, टाइम से निकलना है, घर का काम भी करना है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑप्शन है ये भी थोड़ी सी बाधा पैदा करता है।
और यदि हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, महिलाएं कितनी ऐसी हैं जो कि रोज़गार में लगी हुई हैं, रोजी रोटी में लगी हुई हैं। अर्बन एरियाज़ में 22% है यदि हम लास्ट क्वार्टर की बात करें 2023 की। तो यहाँ पर हमें काफ़ी क्लियर साइन मिलते हैं, हाई अनमेड डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट अमंग अर्बन वुमेन। बोला जा रहा है कि शहर में महिलाएं काम की ज़्यादा डिमांड कर रही, लेकिन उस हिसाब से उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पहले नंबर की बात यह है, ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ मेजर ऑफ हाउ मैनी वुड लाइक एम्प्लॉयमेंट irrespective of whether they are actively seeking or not। देखिए यहाँ पर बात करी जाती है कि कितनी महिलाएं सोच रही हैं कि भाई मेरे को काम करना चाहिए, कितने महिलाओं को काम करना पसंद है, कितनी महिलाओं को काम करना पसंद है, एक बात ये है। और दूसरी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि काम को ढूंढ रही हैं, सक्रिय रूप से इसकी तलाश कर रही हैं या नहीं हैं, लेकिन ये लोग रोज़गार चाहते हैं। मैं ढूंढने निकला हूँ कि नहीं निकला हूँ ये मायने नहीं रखता है। तो ये जो रेशो है आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% की तुलना में 9% है शहर में। अनएम्प्लॉयमेंट 9% है शहरी क्षेत्र में महिलाओं का, और ग्रामीण क्षेत्रों में 4% है। सेकंड नंबर की बात यह है, बेरोजगारी भी दो प्रकार से हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। दूसरे टाइप में ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं। दो टाइप से हम अनएम्प्लॉयमेंट को बांट देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा काम को ढूंढ रही हैं, ये निष्कर्ष यहाँ से निकल करके सामने आता है। लगभग 25% जो अर्बन वुमेन हैं उन्होंने कंप्लीट किया है हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यदि हम कंपेयर करें रूरल एरियाज से। मात्र 5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई करी है। लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब? पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं यदि हम ये सोचें कि पढ़ लिख लिए हैं और पढ़ने के बाद हमको यदि एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा मिल जा रहा है तो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा बोला जाता है, देखिए तो महिलाओं के बीच कम शहरी रोजगार दर भी काफ़ी संभावनाओं की बर्बादी की ओर इशारा करती है। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से पहल किए गए हैं, एंड हम और कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं इसके ऊपर हम यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले हैं। ओवरऑल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कुछ कुछ स्टेट ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम जीन ड्रेज के हिसाब से यदि देखें, हम प्रपोज करते हैं एक नेशनल वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्टकट में इसको WUEGA बोला जाता है। तो जीन ड्रेज द्वारा डिसेंट्रलाइज शहरी रोजगार और प्रशिक्षण जैसे प्रोग्राम की हम वकालत कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए। हम सोचते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, महिलाएं कम से भी कम 50% होना चाहिए, जबकि 100% का टारगेट लेकर के हमको चलना है। तो जो प्रोग्राम मैनेजमेंट स्टाफ है इसके रूप में कम से भी कम 50% महिलाएं होना चाहिए। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जहाँ कहीं भी काम चल रहा है, जो वर्क साइट है, वहाँ पर जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को लेकर के वो 10 बार सोचें कि मैं काम करने जा रही हूँ, वहाँ पर दूध पिलाने के लिए जगह है, रूम है कि नहीं है, बच्चे को सुलाने के लिए जगह है कि नहीं है, खेलने कूदने के लिए जगह है कि नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उस जगह पर होनी चाहिए। इसके बाद जिस प्रकार से मनरेगा में बोला जाता है कि
जो काम है ना वो कम से कम डिस्टेंस में होना चाहिए। यदि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसको फिर आपको अलाउंस देना पड़ेगा डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बोला जाता है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, काम अवेलेबल कराना हमको महिलाओं को, साथ ही साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होना चाहिए महिलाओं के लिए। इसके बाद कुछ पॉसिबल अर्बन वर्क्स हैं, जैसे कि प्लांटेशन का काम है, हार्वेस्टिंग रीड्स ऑन फ्लोटिंग वेटलैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, दीज शुड बी सप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन लोकल नीड एंड वाइडर कंसल्टेशन। कुछ कुछ काम ऐसा, जैसे प्लांटेशन का काम हो गया है, ये काम ऑलरेडी से चल रहे हैं ना, तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, इनको कोई काम सप्लीमेंट करने वाला प्रोवाइड कर देना चाहिए। पेड़ पौधे यदि लगाए जा चुके हैं, बागान यदि बनाए जा चुके हैं शहरों में, तो अब पानी की सिंचाई करना है, खाद डालना है, ऐसे जो सप्लीमेंटेड वर्क हैं, कहीं फूल आ रहे हैं तो फूल की तोड़ाई, कहीं फल आ रहे हैं तो फलों की तोड़ाई, ऐसे सप्लीमेंटेड वर्क हम महिलाओं को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद इंसेंटिवाइज करना है हमको, जैसे कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन इन वेलफेयर बोर्ड कैन बी क्रिएटेड। तो वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किया जाना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। इस प्रकार के जो एक्ट है ना, इस प्रकार के जो बोर्ड हैं वो एजेंसी के तौर पर काम करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, पेंशन से रिलेटेड चीज़ें, एंड सर्व करेंगे एज ए रिसोर्सेज फॉर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के तौर पर यहाँ पर पैसा रखा जाएगा। अब महिलाओं में स्किल की कमी है, मोबिलिटी से रिलेटेड इशू है, तो इसको कैसे करके हम हैंडल कर सकते हैं। कई महिलाओं के लिए स्किल की कमी और मोबिलिटी के मुद्दों के कारण स्कूल से काम तक का परिवर्तन बाधित होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, ठीक है, द स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन इज इम्पीडेड बाय द लैक ऑफ स्किल्स एंड मोबिलिटी इशूज़। ना तो वो स्कूल जा पा रही हैं, ना तो वो काम ही अच्छे से कर पा रही हैं, तो इसके लिए उनको स्किल की ज़रूरत है। साथ ही साथ में जो मोबिलिटी का इशू है उसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एक रिसेंट स्टडी आई थी वुमेन्स इन दिल्ली एंड बंगलुरु, वहाँ से ये पता चला है कि 5 में से 3 रिपोर्टेड नॉट हैविंग एडिक्वेट स्किल। हर 5 में से 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास में पार्टिकुलरली अच्छा खासा स्किल अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते चलते वो कहीं पर 2 पैसे कमा सकें। स्किल कैसे करके हम दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं हम अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे कि वुमेन कॉलेज स्टूडेंट है, आप 12वीं पास करके निकल गए, आप कॉलेज करके निकल गए, लेकिन आपके पास में यदि स्किल नहीं है तो स्किल कहाँ मिलेगा आपको, अप्रेंटिस के माध्यम से मिलेगा। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो अप्रेंटिस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो BE वालों के लिए है, ITI वालों के लिए है, पॉलीटेक्निक वालों के लिए। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट 12वीं पास करके निकला है, कॉलेज में BA करके निकला है, तो उसके लिए अप्रेंटिस का कोई प्रोग्राम हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए स्किल सिखाने के लिए अप्रेंटिस का प्रोग्राम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं को कंप्लीट कर लिया है वो इसके एलिजिबल हो गई हैं, योग्य हो गई हैं टू रन इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर। वो इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर खोल सकती हैं ईच अर्बन लोकल बॉडी में, एंड जहाँ पर आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इस प्रकार के भी केंद्र खोले जा सकते हैं। इससे भी काफ़ी कुछ महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो मिलेगा। इस प्रकार के सेंटर यदि खोले जाते हैं तो ये एम्पावर्ड करने का काम करते हैं रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के माध्यम से, और गैप जो कम दिखाई दे रहा है, जो गैप जो दिखाई दे रहा है उसको फिलअप करने का काम करते हैं। अब हम सोशल ऑडिट यूनिट की बात करें, WUEGA की, तो शहर में मनरेगा की तरह कोई स्कीम हम चला रहे हैं, उस स्कीम का नाम ये WUEGA है। तो बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 50% वुमेन स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम।
प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करना है, तो यहाँ पर भी इस संस्था में 50% स्टाफ महिला ही होना चाहिए। सोशल ऑडिट में रिक्वायरमेंट रहेगा set of skills, and this could be an important avenue for women who have completed class 12 to join part time or full time and improve their job readiness। तो हम ऑडिट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का, इससे क्या होगा, हम सही सही चीज़ महिलाओं को, बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे, क्वालिटी वाली चीज़, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीज़ों को कर पाएंगे। कुछ राज्यों के यदि हम उदाहरण देखें, जैसे कि कर्नाटका में, यहाँ की जो महिलाएं हैं एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करती हैं, ग्राम पंचायत का जो वेस्टेज है, एंड ये काम हो रहा है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें इंक्लूडिंग है कलेक्शन करना एंड ड्राइविंग ऑफ स्वच्छ व्हीकल, साथ ही साथ में ये गाड़ियाँ भी चलाती हैं कचरे वाली। इस प्रकार के जो इनिशिएटिव है ना, ये काफ़ी सक्सेस हासिल कर रही हैं। इट हैज़ आल्सो इनेबल्ड सेवरल वुमेन टू एक्वायर ड्राइविंग लाइसेंस, काम भी मिल गया है, साथ ही साथ महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जा रहा है। वर्कफोर्स से कितनी महिलाएं बाहर हैं एंड जॉब कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट के लिए कितना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। यदि हम PLFS के डेटा को उठा करके देखेंगे, तो जो अंदाजन है कितनी महिलाएं हो सकती हैं अर्बन एरियाज़ की, जिनकी उम्र 15 से 59 साल है, जो कि वर्कफोर्स से बाहर हैं, इनकी संख्या है 10.18 करोड़। अब इसमें हम जोड़ देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स को, एंड जो कैजुअल लेबर है उनको जोड़ देते हैं, तो इनकी जो संख्या है 11.65 करोड़ हो जाती है। और रियलिटी वाली बात यहाँ पर ये है, रियलिटी वाली बात यहाँ पर ये बताई जाती है कि देखिए, वास्तव में शुरुआत के लिए शायद उनमें से 50% की ऐसे कार्यक्रम में रुचि होने की संभावना है। यदि हम सोच रहे हैं कि कम से भी कम 150 दिन का काम इनको दें और पर दिन हम महिलाओं को 500 रुपया डेली वेजेस के तौर पर प्रोवाइड करें, तो यूनियन गवर्नमेंट को GDP का 1.5% खर्चा उठाना पड़ जाएगा। यदि इसमें सरकार मटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी जोड़ देती है, तो इसका जो खर्चा है वो GDP का 2% सालाना अपन को खर्चा करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्कीम को हमें फेज्ड मैनर में चलाने की ज़रूरत है, एंड इसका पीरियडिक टाइम पीरियड पर असेसमेंट होते रहना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं हिमालयन रीजन में, पार्टिकुलरली पहाड़ी राज्यों में जो स्टेट आते हैं, लगभग 11-12 स्टेट हैं। नॉर्मली सोचने में ऐसा लगता है कि टूरिस्ट लोग यहाँ पर जाते हैं, एकदम हर जगह हमको साफ़ सफाई दिखाई देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल चुका है, और इसका असर कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, कौन कौन से राज्यों ने किस प्रकार के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, केंद्र सरकार को हिमालयी राज्यों में प्लास्टिक को रोकने के लिए और कौन कौन से प्रयास करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले तो राइटर का कहना है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ मतलब ग्राम पंचायत लेवल, तहसील लेवल, ज़िला लेवल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप मजबूत बनाइए। ये लोग ही इस चीज़ को हैंडल कर पाएँ, तभी हम कुछ कर सकते हैं ऊपरी लेवल पर। एंड क्रिएट करना है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडियन हिमालयन रीजन में, एंड इसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन लाने की ज़रूरत है। तो मेनली यहाँ पर फोकस करा जाता है कि भाई जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको हमें एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ में कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे करके स्थापित कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट वाले प्लांट आप स्थापित करिए, वेस्टेज को रिसाइकलिंग करने वाले प्लांट आपको स्थापित करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है।
प्लास्टिक पॉल्यूशन कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। प्लास्टिक आज के समय में देखा जाए ना, हर जगह सर्वव्यापी है, ओबिक्विटियस। चाहे आप टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन से लेकर के डीपेस्ट ऑफ द ट्रेंचेस इन द ओशियन, पहाड़ की चोटी से लेकर के समुद्र की गहराई तक, खाइयों तक प्लास्टिक फैल चुका है। यहाँ तक कि इंसानों के लंग्स में, प्लेसेंटा में तक प्लास्टिक का पॉल्यूशन फैल चुका है। अब आप बताइए कैसे करके इसको रोकेंगे। माइक्रो प्लास्टिक की यदि हम बात करें, प्लास्टिक धीरे धीरे करके उसका डिग्रेडेशन चालू होता है। प्लास्टिक के टुकड़ों का क्षरण होता है, विखंडन होता है, जिससे माइक्रो प्लास्टिक बन रहे हैं। और इसका लेकिन हम जो है इम्प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज अभी तक कर पाए हैं। कैसे कैसे? नॉर्मली अपने घर में प्लास्टिक रहता तो हम लोग क्या काम करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने से जहरीली गैस निकलती है, इसके बाद उसका जो अवशेष है वो भी मिट्टी में पड़ा रह जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक का जो डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये हमें हिमालयन माउंटेन में भी देखने को मिल रहा है, रिवर में देखने को मिल रहा है, लेक एंड स्ट्रीम, हर जगह ये चीज़ फैल चुका है। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक हैं ये ग्लेशियर में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं लंबे समय तक, एंड रिलीज इनटू रिवर्स ड्यूरिंग स्नो मेल्टिंग। इसके बाद जब स्नो मेल्ट होगी, स्नो मेल्ट होने के बाद ये वहाँ से बहते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं नदी में। तो इंडियन हिमालयन रीजन एंड पॉल्यूशन की यहाँ पर चर्चा करी जा रही है। देखिए, ये जो इंडियन हिमालयन रीजन है ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है पानी के सोर्स के लिए। इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जो मेजर रिवर्स हैं वो साल भर पानी कहाँ से प्राप्त कर रही हैं, इन्हीं ग्लेशियर के माध्यम से पानी प्राप्त कर रही हैं। इसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम शामिल है। यदि हम अवैज्ञानिक तरीके से प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं, जिसके चलते चलते सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इंडियन हिमालयन रीजन में, एंड इम्पैक्टिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ की जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इससे सब प्रभावित हो रहे हैं। एंड इसका एडवर्स इम्पैक्ट फ्रेश वाटर सोर्सेस के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पर नीचे के लोग सब उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उस पानी के ऊपर। तेज़ी के साथ में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा, शहरीकरण तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। साथ ही साथ चेंजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न भी रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस का इंडियन हिमालयन रीजन में। हर साल टूरिस्ट लोग यहाँ पर जाते हैं और अपने साथ में प्लास्टिक के पुड़िया, पाउच, कुरकुरे, प्लास्टिक की बोतल, जूते, चप्पल, ये दुनिया भर की चीज़ें वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं और पॉल्यूशन होता है। तो टूरिस्ट लोग भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं अभी तक कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इशू किया था एक नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, एंड किसको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, डिप्टी कमिश्नर लाहौल एंड स्पीति एंड पंचायत ऑफ द कोकसर इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर वेस्ट डंपिंग हो रहा है इको सेंसिटिव एरियाज़ में टूरिस्ट लोगों के द्वारा, एंड कमेरिकल इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो इसके लिए नोटिस भेजा गया था, एंड किसके द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। कुछ और उदाहरण है, जैसे कि असम की बात करें, दीपोर बील की जो रामसर साइट है, एंड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हैव बीन फीस्टिंग ऑन प्लास्टिक वेस्ट इन लैंडफिल इंस्टीड ऑफ फिश फ्रॉम वेटलैंड। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि हम ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, एक बगुला समझ लो, लेकिन ये जो बगला है थोड़ा सा अपने आसपास वाले बगुलों से थोड़ा सा अलग रहता है, इसको मछली खाना चाहिए, तो ये मछली खाने की बजाय क्या काम कर रहा है, लैंडफिल में जो प्लास्टिक का वेस्टेज है उसको खाने का काम कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे अब वो जो बगुले की लाइफ है ना, वो ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं है।
इससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, फूड चेन है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होने वाली है। प्लास्टिक खा रहा है बगुला, बगुले को कोई और खा रहा है तो और कोई खाने वाले को भी वो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। मणिपुर की यदि हम बात करें, यहाँ पर रिवर में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है एंड इसमें इंक्लूड किया गया है नामबुल को, ठीक है, हैज़ बीन वाइडली रिपोर्टेड। अब साफ़ सफाई के कार्यक्रमों की हम बात करते हैं और क्या चीज़ हमको मिला है। हिमालयन क्लीन अप प्रोग्राम 2018 से 21 के बीच में कंडक्ट कराया गया था, किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा, विथ जीरो वेस्ट एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडियाज वेस्ट एंड ब्रांड ऑडिट शो इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट स्पेशली नॉन रिसाइकलेबल इन द इंडियन हिमालय रीजन। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए, क्या रिजल्ट निकल करके आया, तो आप देख सकते हैं नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक यहाँ पर तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है इंडियन हिमालयन रीजन में। इंडियन हिमालयन क्लीन अप प्रोग्राम 2022 की बात करें, फिर ऑडिटिंग हुई, रिजल्ट ये निकल करके सामने आया कि 92% जो कचरा निकला है वो प्लास्टिक का है, 72% ऐसा है जो कि नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। हमारे पास कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है और हम कितना उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। हर साल प्रत्येक दिन जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज निकल रहा है वो सरपास कर दे रहा है हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटी को। एग्जाम्पल के तौर पर 10 किलो प्लास्टिक हम डेली पैदा कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, और रिसाइकिल कर पा रहे हैं कितने किलो को, 5 किलो को या फिर 1 किलो को। तो इस मामले में इंडिया हमेशा से आगे रहा है प्लास्टिक के कचरे को मिसमैनेजमेंट करने के मामले में, और ये चीज़ हमें कहाँ पर दिखाई देती है, इसका हमको पता चलता है एक इंडेक्स के माध्यम से। भारत दुनिया में सबसे अधिक 98.55% कितना परसेंट है भारत का, 98.55% है। और हमसे और भी ज़्यादा पिछड़े हुए कौन है, केन्या, नाइजीरिया एंड मोजाम्बिक हैं। विच इज़ द गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजप्शन, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना हम प्लास्टिक को मैनेज कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा गैप हमको दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि हम 60% प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिकल एनालिसिस कुछ यदि हम सांख्यिकी आंकड़े उठा करके देखेंगे, ये हमको मिले हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के माध्यम से, एंड इसमें CPCB का डाटा इस्तेमाल किया गया है। इंडिया रिसाइकिल करता है मैकेनिकल रिसाइकलिंग के माध्यम से मात्र 12% प्लास्टिक वेस्ट का। सरकार कितना बोलती है, 60% बोलती है। लगभग 20% इस वेस्ट का चैनलाइज कर दिया जाता है फॉर एंड ऑफ लाइफ सॉल्यूशन, जैसे कि को इंसिनेशन। कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, इसका जो 20% हिस्सा है ना, जला दिया जा रहा है, प्लास्टिक टू फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, रोड मेकिंग में यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम 20% हमारे प्लास्टिक वेस्ट को जला दे रहे हैं और इसको बोल रहे हैं रिसाइकलिंग। व्हेन 68% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अनअकाउंटेड फॉर, जबकि 68% कचरा ऐसा है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022 की आई। इसमें बोला गया कि जो कंपनी उत्पादन कर रही वही प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करने का काम करेगी। हिल एरियाज़ में स्पेशल ज़रूरत है, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हिल एरिया में खास पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, SWM के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कोई अनिवार्य
नहीं बनाया गया है अदर कानून में। किसके लिए? लोकल बॉडी के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, इंपोर्टर्स के लिए एंड ब्रांड ऑनर के लिए। जबकि PWN एंड EPR हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड ऑफ हिल्स। अब एक कानून तो कह रहा है कि पहाड़ की तरफ आप ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाला है किसके ऊपर में? लोकल बॉडी के ऊपर में, वो कंपनी के ऊपर में, प्रोड्यूसर के ऊपर, इंपोर्टर के ऊपर। अब बाकी के जो 2 कानून है, जैसे कि PWM की बात करें, EPR की बात करें, तो ये लोग पहाड़ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई पॉल्यूशन हो रहा है। अब राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं, कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य सरकार भी इस खतरे को रोकने के लिए कानून बनाने सहित बहुत सारे पहल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विशेष राज्य कानून बनाए गए हैं। एंड बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 2019 से ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, नॉन रिसाइक्लेबल एंड सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक वेस्ट है, 2019 से ही, ठीक है, बाई बैक पॉलिसी यहाँ पर लागू करी गई है। लेकिन अभी भी प्लास्टिक का वेस्टेज हमको देखने को मिल जाता है। सिक्किम ने बैन लगा दिया है पैकेज मिनरल वाटर को, कब से? जनवरी 2022 से। एंड हैज़ ए फेयरली रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रेगुलेटरी सिस्टम अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके माध्यम से हम प्लास्टिक वेस्टेज को हैंडल कर सकें, इसलिए अभी भी समस्या से जूझ रहा है। मिजोरम की यदि हम बात करें तो देखिए ये भी काफ़ी प्रोएक्टिव रहा है रेगुलेट करने को लेकर के, नियम कानून बनाने को लेकर के। आइजोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ कानून बनाए हैं PWM के अंतर्गत सन 2019 में। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो त्रिपुरा में भी आपको काफ़ी कुछ पॉलिसी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड म्यूनसिपल बाईलास एंड हैज़ स्टेट लेवल टास्क फोर्स टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसमें क्या है, म्यूनसिपल को काम दिया गया है, लोकल बॉडी को काम दे दिया गया है, स्टेट लेवल पर टास्क फोर्स स्थापित करी गई है जिसके माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोका जा सके। लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है ना, यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तीनों कानून को, SWM, PWM और EPR, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वेस्टेज के सेग्रीगेशन को सोर्स से ही। आपके घर में कोई कचरा वाली आती है, उसी समय ध्यान ये रखना है कि गीला कचरा अलग रखो, सूखा अलग रखो, प्लास्टिक को अलग रखो, मेटल को अलग रखो। इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जो वेस्टेज का सेग्रीगेशन है ये खाली पेपर में हमको दिखाई देता है, बट ए क्लोजर लुक सो लैंडफिल ओवरफ्लोइंग विथ मिक्स्ड वेट। लेकिन यदि आप कहीं पर कूड़े के ढेर में चले जाओगे ना, तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें सब कुछ है, कपड़ा भी है, प्लास्टिक भी है, गीला कचरा भी है, सब्जी भाजी भी है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं। यदि इस प्रकार का मिक्स वेस्टेज आप कहीं पर भी डाल देते हैं तो इससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ में एयर पॉल्यूशन होता है। अभी भी देखा जाए बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा है जिसको अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, अभी भी कूड़े कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है क्योंकि आपने उसको मिक्स करके डाल दिया है वहाँ पर। इसके बाद जो डाटा गैप हमको दिखाई देता है ना, उस डेटा गैप को फिलअप करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास में रिसोर्सेज अच्छे खासे मौजूद होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के प्लास्टिक पॉल्यूशन से हम निपट सकते हैं। साथ ही साथ में जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको कुछ एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, एंड क्रिएटिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ में कुछ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्थापित करने की ज़रूरत है। फिर है अगला कदम, वेस्टेज को सेग्रीगेट आप करिए, एंड इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए सस्टेन्ड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन चलाए जा सकते हैं,
Geographical neutrality of target under EPR could be countered if higher cost of EPR optimization in the mountain region is given its due consideration. इसके साथ ही साथ में कुछ कुछ जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, एंड फाइनेंस कमीशंस का ग्रांट है, इन सब का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं ताकि हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, मेंटेन कर सकें, ठीक है। और जो हम काम कर रहे हैं ना, वो काम हमारा कंटिन्यू रहे, उसके लिए फ़ंड की हमें ज़रूरत है। इसके लिए ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनको आपस में हमें जोड़ करके देखने की ज़रूरत है। एक स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट स्थापित करना जाना चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमको मिल सकता है। एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड टुवर्ड दिस काज कुड बी यूज टू ऑगमेंट रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए चीज़ अच्छी हो सकती है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटी स्कीम, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जो सिटीज़ हैं इंडियन हिमालयन रीजन में सिलेक्ट करी गई हैं, ठीक है, इनको भी आप कन्वर्जेंस के अंतर्गत लीजिए, ठीक है। साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज इनको समझाइए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप ऐसे सिटीज़ स्थापित करिए, सिटीज़ को ऐसा बनाइए कि हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है प्लास्टिक से फ्री हो सके। न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि आप जाएँ तो देखिए, हम नेशनल डैम पैनल की बात करेंगे, जो कि एग्जामिन करने वाला है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को। 6 मार्च की डेट रखी गई है। एक एक्सपर्ट समिति है जिसको सेटअप किया गया था नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के माध्यम से। एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप किया गया है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA। ये एग्जामिन करेगी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को। 6 मार्च की डेट है। तेलंगाना इरिगेशन मिनिस्टर N उत्तम कुमार रेड्डी ने बोला है। मिनिस्टर का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस दिया था एट द सिंकिंग ऑफ पियर्स ऑफ द मेडीगड्डा बैराज ऑफ द KLIP। इन्होंने लिखित में दिया NDSA को कि इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न हो सकता है, ताकि कंडक्ट किया जा सके एक पूरी की पूरी जांच अदर बैराज को लेकर के। इसमें इंक्लूडिंग है सुंडीला एंड अन्नाराम। कांग्रेस की सरकार आरोप लगा रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हमको देखने को मिली है, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय द फॉर्मर BRS रिजीम। जिसको कौन लेके आया था? BRS के शासन जब हुआ करता था तो उस समय से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा था। मेडीगड्डा बैराज वाज सेट आफ्टर सम ऑफ इट्स पियर्स सैंक एंड सीपेज वाज नोटिस्ड। क्या हुआ था कि इसके जो खंबे हैं ना, डूबना चालू हो गए, कहीं कहीं पे सीपेज हमको दिखाई देने लग गया था। इसके बाद इस बैराज को बंद कर दिया गया था। तो यदि हम कहीं पर बांध बना रहे हैं, बैराज बना रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम है, लेकिन यदि उसी में कहीं पर हम टेक्निकल तौर पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसमें कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो सफल नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हमको दिखाई दे रहे हैं इस डैम को लेकर के। फॉरेन वाले पेज पर देखा जाए तो शहबाज शरीफ अब बन गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेकेंड टाइम। PMLN लीडर ने सिक्योर कर लिया है 201 वोट को, जबकि उनके जो PTI बैक्ड अपोनेंट ओमार अयूब खान है, इनको मात्र 92 वोट मिले। 72-year-old लीडर राइसेस कश्मीर इशू इन विक्ट्री स्पीच एंड कंपेयर्स इट टू पैलेस्टाइन क्राइसिस। कश्मीर का मुद्दा इन्होंने उठाया है और इसको पैलेस्टाइन क्राइसिस के साथ में क्या किया है, कंपेयर किया है। तो जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी ना, तो जैसे उम्मीद ज़्यादा ये थी कि इमरान खान अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उनका मेरे को लगता शुरू से ही मन नहीं रहा था। उन्होंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपोजिशन पार्टी के तौर पर रहेंगे।
और इधर पर आप देख सकते हैं तो जो मुस्लिम लीग के नवाज़ शरीफ हैं, इन्होंने सरकार बना लिया है। अब देखते हैं। और जो नवाज़ शरीफ है ना, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये मिलिट्री के काफ़ी करीबी रहे हैं और जनता ने इनको वोट इसलिए भी नहीं दिया था, वो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो।